तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं द बैंक जॉब नाम की इस मूवी के दूसरे पार्ट के बारे में, जो कि अपकमिंग हमें देखने को मिलने वाला है। दोस्तों द बैंक जॉब जो कि 2008 की मूवी है, इसका अगला पार्ट हमें अपकमिंग देखने को मिलने वाला है। उसी से रिलेटेड आज मैं आपको अपडेट बताने वाला हूँ उसके प्री प्रोडक्शन रिलीजिंग कास्टिंग के बारे में। तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाकर इस चैनल पर सेट कर दीजिएगा। अब इसके बारे में हम जानना चालू करते हैं। द बैंक जॉब एक डकैती थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन रोजर डोनाल्डसन ने किया है और इसे डिक क्लेमेंट और इयान लाफ्रेनेस ने लिखा है। यह बेकर स्ट्रीट में लॉयड्स बैंक के सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स में 1971 में हुई चोरी पर आधारित है। इसमें जेसन स्टैथम मुख्य भूमिका में है। निर्माताओं का आरोप है कि ब्रिटिश शाही परिवार के एक प्रमुख सदस्य की सुरक्षा के लिए डीनोटिस के कारण 1971 में कहानी को बताने से रोका गया था। 4-5 निर्माताओं के अनुसार इस फिल्म का उद्देश्य पहली बार सच्चाई को उजागर करना है। 6 हालांकि इसमें स्पष्ट रूप से कल्पना के महत्वपूर्ण तत्व शामिल है। इसका प्रीमियर 18 फरवरी 2008 को लंदन में आयोजित किया गया था और इसे 29 फरवरी 2008 को यूके में और 7 मार्च 2008 को यूएस में रिलीज किया गया। इसे आलोचकों से अधिकतर सकारात्मक समीक्षा मिली और इसने दुनिया भर में $66 मिलियन की कमाई की। कथानक 1971 में ब्रिटिश सुरक्षा सेवाओं मी-5 ने एक विशेष लॉयड्स बैंक शाखा में एक सुरक्षा जमा बॉक्स में रुचि ली है। काले उग्रवादी गैंगस्टर माइकल एक से संबंधित इसमें राजकुमारी मार्गरेट की समझौता करने वाली तस्वीरें हैं। 7 ब्रिटिश अधिकारियों को माइकल की पीठ से दूर रखने के लिए बीमान मार्टिन लव, एक पूर्व मॉडल जो मी-5 एजेंट टिम एवरेट के साथ रोमांटिक रूप से जुड़ी हुई है, देश में ड्रग्स की तस्करी करते हुए पकड़ी जाती है और जेल जाने से बचने के लिए वह तस्वीरों को पुनः प्राप्त करने के लिए अधिकारियों के साथ एक सौदा करती है। मार्टिन अपने दोस्त टेरी के पास जाती है, जो एक संघर्षरत कार सेल्समैन है और जिसके आपराधिक संपर्क है, और उससे कहती है कि अगर वह बैंक लूटने में उसकी मदद करने के लिए गिरोह को इकट्ठा कर सकता है तो उसे भरपूर इनाम मिलेगा, लेकिन वह उसे डिपॉजिट बॉक्स में मौजूद तस्वीरों के बारे में नहीं बताती है। टेरी की टीम में एडी, उसका एक कर्मचारी, डेव, केविन, बाम्बास और गाइसिंगर शामिल है। बैंक की तलाशी के दौरान डेव गैंगस्टर ल्यू वोगेल से मिलता है, जिसके लिए उसने अश्लील फिल्में बनाई थीं। गिरोह बैंक के पास एक चमड़े के सामान की दुकान किराए पर लेता है, तिजोरी के नीचे सुरंग बनाता है, फिर फर्श को तोड़कर तिजोरी में प्रवेश करने के लिए थर्मल लांस का उपयोग करता है। वे सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स लूटते हैं, लेकिन टेरी बॉक्स 118 में मार्टिन की रुचि को नोटिस करता है और तस्वीरों को खोज लेता है। पुलिस को एक हैम रेडियो ऑपरेटर द्वारा डकैती के बारे में सतर्क किया जाता है, जो गिरोह के वॉकी टॉकी संचार को सुन लेता है, लेकिन जब तक वे बैंक का पता लगाते हैं, गिरोह पहले ही भाग चुका होता है। डकैती से बैंक का उपयोग करने वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति घबरा जाते हैं, जिसमें ल्यू वोगेल भी शामिल है, जिसने पुलिस को दिए गए भुगतान का एक खाता अंदर रखा था। वह त्रिनिदाद में माइकल एक्स को सूचित करता है, जो यह निष्कर्ष निकालता है कि गेल बेंसन, उसके सहयोगी हाकिम जमाल की प्रेमिका, MI5 के लिए जासूसी कर रही है। डेव हार मान लेता है और ल्यू गेराल्ड पाइके और निक बर्टन को भेजता है, जो उसके वेतन पर काम करने वाले 2 पुलिसकर्मी हैं, टेरी के गैरेज से एडी का अपहरण कर लेते हैं। इस बीच टेरी को लूटे गए सामान में सरकारी अधिकारियों की स्पष्ट तस्वीरें मिलती है और वह उनका इस्तेमाल गिरोह के लिए पासपोर्ट और नई पहचान हासिल करने के लिए करता है। वोगेल के आदमी बाम्बस और गाइसिंगर का पता लगाकर उनकी हत्या कर देते हैं। एडी वोगेल के साथ सहयोग करने से इनकार कर देता है, जो गेराल्ड को डेव को मारने के लिए कहता है और टेरी द्वारा खाता भी सौंपे जाने पर एडी को मारने की धमकी देता है। टेरी खाता भी बदलने के लिए पेडिंगटन स्टेशन पर वोगेल से मिलने के लिए सहमत हो जाता है। वह बैठक उसी समय करने की व्यवस्था करता है जब वह राजकुमारी मार्गरेट की तस्वीरों के बदले में मी-5 और लॉर्ड माउंटबेटन से नए पासपोर्ट और अभियोजन से छूट प्राप्त करेगा। इस बीच
टेरी केविन को पुलिस रॉय गिवेन के पास खाता भी से फटा हुआ एक पन्ना लेकर भेजता है। भयभीत होकर वोगेल भागने की कोशिश करता है, लेकिन टेरी उस पर हमला करता है और उसे पीटता है, केवल पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने के लिए। हालांकि गिवेन टेरी को रिहा करवाता है और उसके द्वारा दी गई जानकारी का उपयोग ल्यू, गेराल्ड और निक को गिरफ्तार करने के लिए करता है। माइकल एक्स को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है और बेंसन की लाश मिलने के बाद उसके घर को जला दिया जाता है। एडी को टेरी की कार डीलरशिप विरासत में मिलती है, जबकि केविन और मार्टिन अपने अपने हिस्से के पैसे से अलग अलग नई जिंदगी शुरू करने की तैयारी करते हैं। टेरी और उसका परिवार इंग्लैंड छोड़ देते हैं। वोगेल के बहीखाते के कारण स्कॉटलैंड यार्ड को पुलिस बल में भ्रष्टाचार का एक बड़ा सफाया करना पड़ता है। सोनिया बर्न के वेश्यालयों की गतिविधियों के कारण कई वरिष्ठ अधिकारियों को इस्तीफा देना पड़ता है। माइकल एक्स को गेल बेंसन की हत्या के लिए 1975 में फांसी दी जाती है और ब्रिटिश नेशनल आर्काइव में उसकी फाइल 2054 तक गोपनीय रहती है। ल्यू वोगेल को 8 साल की जेल की सजा सुनाई जाती है। हकीम जमाल की 1973 में हत्या कर दी जाती है। बाम्बास और गाइसिंगर दोनों की हत्याओं का कभी पता नहीं चलता। डकैती से लूटी गई रकम 4 मिलियन पाउंड की है। गालना जेसन स्टेथम टेरी लेदर के रूप में, सैफ्रॉन बरोज, मार्टिन लव, रिचर्ड लिंटर्न, टिम एवरेट, कीली हॉवेस, वेंडी लेदर, स्टीफन कैंपबेल मूर, केविन स्वेन, माइकल जिब्सन, एडी बर्टन, जॉर्जिया टेलर, इंग्रिड बर्टन, डेनियल मेस, डेव शिलिंग, डेविड सुचेट, लिव वोगेल, माइकल अब्दुल मलिक, माइकल एक्स के रूप में पीटर डी जर्सी, जेरार्ड होरान, डिटेक्टिव सार्जेंट रॉय गिवेन के रूप में, डॉन गैलाघेर डेट के रूप में, कोन, जेराल्ड पाइके, क्रेग फेयरब्रास, डिटेक्टिव कॉन, निक बार्टन, पीटर बाउल्स, मी 5 के कार्यकारी निदेशक माइल्स उर्कहार्ट, जेम्स फॉल्कनर, मेजर गाय आर्थर सिंगर, अल्की डेविड बम्बास के रूप में, कोलिन सेलमन, हकीम जमाल, हैटी मोराहन गेल बेंसन के रूप में, रॉबर्ट व्हाइटलॉक, अल्फी हुक के रूप में, जूलियन लुइस जोन्स, एजेंट स्नो के रूप में, एंड्रयू ब्रुक, एजेंट क्विन, शेरोन मॉघन, सोनिया बर्न, एलिस्टेयर पेट्री, फिलिप लिस्ले, रूपर्ट फ्रेजर, लॉर्ड ड्रिस्टेल, क्रिस्टोफर ओवेन, लॉर्ड माउंटबेटन, एंगस राइट, एरिक एडे के रूप में, सर लियोनार्ड प्लग के रूप में, रूपर्ट वेंसिटार्ट, टेलर सैमवेज, कैथरीन लेदर, केसी बैट्रिप, जूली लेदर, ट्रेवर कोपोला, लियोनार्ड, ब्रोंसन वेब, चिकन इन वेटर के रूप में, जूलियन फ्रथ वकील के रूप में, मिक जैगर बैंक सेफ डिपॉजिट कर्मचारी के रूप में, बिना श्रेय। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। अधिक जानकारी। बेकर स्ट्रीट डकैती। यह फिल्म आंशिक रूप से बेकर स्ट्रीट डकैती के बारे में ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित है। 11 सितंबर 1971 की रात को लंदन में बेकर स्ट्रीट और मैरीलेबोन रोड के जंक्शन पर लॉयड्स बैंक की एक शाखा में एक गिरोह ने सुरंग बनाई और तिजोरी में रखे गए सुरक्षित जमा बक्से को लूट लिया। लुटेरों ने बैंक से 2 दरवाजे नीचे ले सैक नामक एक चमड़े के सामान की दुकान किराए पर ली थी और दुकान और बैंक के बीच स्थित चिकन इन रेस्तरां के नीचे से लगभग 40 फीट 12 मीटर सुरंग खोदी। 5 सुरंग खोदने में 3 सप्ताह लगे। सप्ताहांत पर काम किया गया। 5 एम रेडियो ऑपरेटर रॉबर्ट रोलैंड्स ने लुटेरों और उनके छत पर मौजूद चौकीदार के बीच की बातचीत सुनी। उन्होंने पुलिस से संपर्क किया और बातचीत को टेप रिकॉर्ड किया, जिसे बाद में सार्वजनिक कर दिया गया। फिल्म में रोलैंड्स द्वारा रिकॉर्ड की गई लाइनें शामिल है, जैसे कि चौकीदार की टिप्पणी कि पैसा तुम्हारा भगवान हो सकता है, लेकिन यह मेरा नहीं है और मैं भाड़ में जा रहा हूं। 8 फिल्म के निर्माताओं ने कहा कि उनके पास एक स्रोत है, जिसे प्रेस रिपोर्टों में जॉर्ज मैकेंडो के रूप में पहचाना गया है, जो एक कार्यकारी निर्माता था। 9 मैकेंडो ने दावा किया
कि उसने गिरोह के 2 लोगों से बात की थी जिन्होंने फिल्म सेट का भी दौरा किया था। 10. फिल्म के कथानक में MI5 द्वारा डिनोटिस का एक काल्पनिक मुद्दा शामिल है जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर आगे कोई प्रेस रिपोर्ट नहीं करने का अनुरोध किया गया है क्योंकि एक सुरक्षित जमा बॉक्स में राजकुमारी मार्गरेट की यौन रूप से समझौता करने वाली तस्वीरें हैं। 9. माइकल एक्स से संभावित संबंध मैकेंडो की सामग्री पर आधारित है जिन्होंने कहा कि उन्होंने 2 पुरुषों से बात की थी जिन्होंने दावा किया था कि वे लुटेरे थे। 11. डेली मिरर ने एक दोषी डाकू का साक्षात्कार लिया जो अपराधी होने का दावा करता है और उसने संकेत दिया कि शर्मनाक तस्वीरें मिली थीं। 5. फिल्म निर्माताओं ने स्वीकार किया कि उन्होंने मार्टिन का चरित्र गढ़ा है और डेविड डेनबी ने द न्यू यॉर्कर में लिखा कि यह कहना असंभव है कि फिल्म की कहानी कितनी सच है। 1. ल्यू वोगेल का काल्पनिक चरित्र पोर्नोग्राफर और रैकेटियर बर्नी सिल्वर 10 का संकेत दे सकता है जो 1960 और 1970 के दशक की शुरुआत में सोहो में एक प्रमुख व्यक्ति था जिसे 1956 में टॉमी स्कारफेस स्मिथसन की हत्या के लिए 1975 में कैद किया गया था और उसके सहयोगी पोर्नोग्राफर जेम्स हम्फ्रीज से जुड़ी बाद की घटनाओं का भी। द संडे पीपल ने 1972 में मेट्रोपॉलिटन पुलिस फ्लाइंग स्क्वाड के प्रमुख कमांडर केनेथ ड्र्यूरी की तस्वीरें प्रकाशित कीं जो साइप्रस में हम्फ्रीज के साथ 2 हफ्ते की शानदार छुट्टी बिता रहे थे और हम्फ्रीज के घर पर पुलिस की छापेमारी में 17 पुलिस अधिकारियों को किए गए भुगतान की सूची वाली एक डायरी मिली। हम्फ्रीज को 1974 में अपनी पत्नी के पूर्व प्रेमी को घायल करने के लिए 8 साल की कैद हुई थी। इसके बाद उन्होंने क्वींस एविडेंस को अपनाया और 1977 में 2 बड़े भ्रष्टाचार के मुकदमों में स्कॉटलैंड यार्ड के कुछ सबसे वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ गवाही दी जिसके लिए उन्हें शाही क्षमा मिली और जेल से रिहा कर दिया गया। 13. 1994 में हम्फ्रीज को वेश्याओं की कमाई पर जीवन यापन करने के लिए 12 महीने की कैद हुई। 14. 15. माइकल एक्स के चरित्र का परिचय जिसमें उसे गुलाम कॉलर में बंद एक जमींदार का नेतृत्व करते हुए दिखाया गया है एक ऐतिहासिक घटना पर आधारित है। 16. माइकल एक्स के सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स में मिली जॉन लेनन की तस्वीर पर एक नज़र डालना फिल्म में दिखाए गए माइकल एक्स के ब्लैक हाउस मुख्यालय के लिए लेनन के समर्थन और लेनन द्वारा उसकी जमानत पोस्ट करने से प्रेरित है। 17. उत्पादन स्क्रीनशॉट में दिखाया गया है कि फिल्म के निर्माण के लिए किस प्रकार एक विशेष आउटडोर सेट का निर्माण किया गया। फिल्मांकन का एक हिस्सा 136 बेकर स्ट्रीट स्थित वेबस्टर्स के दफ्तरों में हुआ जहां छतों का इस्तेमाल निगरानी के लिए किया गया था। बैंक और आसपास की दुकानों के बाहरी दृश्य पाइनवुड स्टूडियो में बेकर स्ट्रीट के एक विशेष रूप से निर्मित सेट पर फिल्माए गए थे ताकि उस दौर की प्रामाणिक भावना को बनाए रखा जा सके और अधिक नियंत्रण की अनुमति मिल सके। इस आंशिक सेट को दृश्य प्रभावों का उपयोग करके बढ़ाया गया था। 18. प्रोडक्शन ने एल्डविच अंडरग्राउंड स्टेशन के अंदर और पैडिंगटन स्टेशन पर भी शूटिंग की। क्रू ने पैडिंगटन के साइड एंट्रेंस पर सीक्वेंस शूट करने के लिए चैथम हिस्टोरिक डॉकयार्ड का इस्तेमाल किया जहां टेरी और ल्यू वोगेल के बीच अंतिम मुकाबला होता है। 19. स्वागत आलोचनात्मक प्रतिक्रिया समीक्षा एग्रीगेटर रॉटन टोमाटोज की रिपोर्ट के अनुसार 148 आलोचकों में से 80% ने फिल्म को सकारात्मक समीक्षा दी जिसकी औसत रेटिंग 6.8/10 रही। वेबसाइट के आलोचकों की आम सहमति कहती है अच्छी कास्ट और बेहतरीन निर्देशन वाली द बैंक जॉब एक पूरी तरह से मनोरंजक ब्रिटिश डकैती थ्रिलर है। 20 मेटाक्रिटिक की रिपोर्ट के अनुसार 32 आलोचकों के आधार पर फिल्म को 100 में से 69 का भारित औसत स्कोर मिला है जो आमतौर पर अनुकूल समीक्षा दर्शाता है। 21 सिनेमास्कोर द्वारा सर्वेक्षण किए गए दर्शकों ने फिल्म को A+ से F पैमाने पर औसत B+ ग्रेड दिया। 22 बॉक्स ऑफिस द बैंक जॉब ने संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में $30.1 मिलियन की कमाई की, साथ ही अन्य क्षेत्रों में $36.1 मिलियन, यूके में $8.1 मिलियन सहित की कमाई की,
जिससे दुनिया भर में कुल 66.1 मिलियन डॉलर की कमाई हुई। 2. फिल्म ने उत्तरी अमेरिका में नंबर 4 पर शुरुआत की और अपने शुरुआती सप्ताहांत में 1603 सिनेमाघरों में 5.9 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई की। 23. संदर्भ रोजर लिंडसे डोनाल्डसन ओएनजेडेम, जन्म 15 नवंबर 1945, एक ऑस्ट्रेलियाई और न्यूजीलैंड के फिल्म निर्देशक, पटकथा लेखक और निर्माता है। उनकी 1977 की पहली फिल्म स्लीपिंग डॉग्स को न्यूजीलैंड सिनेमा का ऐतिहासिक काम माना जाता है, क्योंकि यह देश की पहली फिल्मों में से एक है जिसने बड़े पैमाने पर आलोचनात्मक और व्यावसायिक सफलता हासिल की। इसके बाद उन्होंने हॉलीवुड और यूनाइटेड किंगडम के साथ साथ अपने मूल देश में भी 17 फीचर फिल्मों का निर्देशन किया। डोनाल्डसन की सबसे प्रसिद्ध फिल्मों में ऐतिहासिक ड्रामा द बाउंटी 1984, नियोनोयर नो वे आउट 1987, रोमांटिक कॉमेडी कॉकटेल 1988, क्यूबा मिसाइल संकट डॉक्यूड्रामा 13 डेज 2000, साइंस फिक्शन हॉरर फिल्म स्पीशीज 1995, आपदा फिल्म डांटेज पीक 1997, बर्ट मुनरो की बायोपिक द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट इंडियन 2005 और ऐतिहासिक थ्रिलर द बैंक जॉब 2008 शामिल है। 2. डोनाल्डसन ने अभिनेता केविन कॉस्टनर, पियर्स ब्रॉसन, एंथनी हॉपकिंस और माइकल मैडसेन के साथ 2 बार काम किया है। वह 3 न्यूजीलैंड फिल्म और टेलीविजन पुरस्कारों के प्राप्तकर्ता है। वह आक्टा पुरस्कार और पाल्मे डियोर के लिए भी नामांकित है। 2018 क्वींस बर्थडे ऑनर्स में डोनाल्डसन को फिल्म के लिए सेवाओं के लिए न्यूजीलैंड ऑर्डर ऑफ मेरिट का अधिकारी नियुक्त किया गया था। 3. जीवन और कैरियर डोनाल्डसन का जन्म विक्टोरिया के बेलाराट में हुआ था, जहां उन्होंने बेलाराट हाई स्कूल में पढ़ाई की। 4. 1965 में वे न्यूजीलैंड चले गए, जहां उन्होंने एक छोटा सा स्टिल फोटोग्राफी व्यवसाय स्थापित किया और विज्ञापन बनाना शुरू किया। डोनाल्डसन वृत्तचित्रों का निर्देशन भी कर रहे थे, जिसमें एवरेस, विजी न्यूजीलैंडर, सर एडमंड हिलेरी की एक साहसिक श्रृंखला शामिल थी। साथ ही नाटक में उनका पहला प्रयास भी शामिल था। डोनाल्डसन और अभिनेता निर्देशक इयान मुने ने टेलीविजन के लिए कई परियोजनाओं पर सहयोग किया, जिसमें न्यूजीलैंड के लेखकों की लघु कथाओं पर आधारित एंथोलॉजी श्रृंखला विनर्स एंड लूजर्स भी शामिल है। 1976 में डोनाल्डसन ने अपनी पहली फीचर फिल्म स्लीपिंग डॉग्स का निर्देशन और निर्माण किया। इस फिल्म में मुने और सैम नील ने 2 ऐसे लोगों की भूमिका निभाई थी जो तानाशाही न्यूजीलैंड में अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहे थे। इसके बाद उन्होंने स्मैश पैलेस बनाई, जिसमें ब्रूनो लॉरेंस ने एक ऐसे व्यक्ति की भूमिका निभाई जो अपनी शादी टूटने के बाद अपनी बेटी का अपहरण कर लेता है। डोनाल्डसन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सफलता तब मिली जब निर्माता डिनो डे लॉरेंटिस ने उन्हें म्यूटिनी ऑन द बाउंटी के रूपांतरण का निर्देशन करने के लिए आमंत्रित किया। लॉरेंस ऑफ अरेबिया के निर्देशक डेविड लीन के प्रोजेक्ट छोड़ने के बाद द बाउंटी के नाम से रिलीज हुई इस फिल्म में एंथनी हॉपकिंस ने विलियम ब्लीग और मेल गिब्सन ने विद्रोही फ्लेचर क्रिश्चियन की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म के लिए डोनाल्डसन को 1984 के कान फिल्म समारोह में गोल्डन पाम के लिए नामांकित किया गया था। डोनाल्डसन ने कई लोकप्रिय और सफल फिल्मों का निर्देशन किया। उनकी सफल अमेरिकी हिट थ्रिलर नो वे आउट थी, जिसमें केविन कोस्टनर और जीन हैकमैन ने अभिनय किया था। ब्रायन ब्राउन और टॉम क्रूज अभिनीत कॉकटेल को आलोचकों ने खराब बताया, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इसने काफी अच्छा प्रदर्शन किया, जो काफी हद तक क्रूज की स्टार पावर पर आधारित था। पियर्स ब्रॉसन और लिंडा हैमिल्टन अभिनीत ज्वालामुखी आपदा फिल्म डाटे पीक ने कम सफल फिल्मों की एक श्रृंखला के बाद डोनाल्डसन की स्थिति को बहाल करने में मदद की। केविन कोस्टनर अभिनीत राजनीतिक थ्रिलर 13 डेज ने द कैनेडी टेप्स का रूपांतरण किया, जो अर्नेस्ट आर मे और फिलिप जेलिको की एक पुस्तक थी, जो क्यूबा मिसाइल संकट का एक विस्तृत विवरण थी। डोनाल्डसन ने द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट इंडियन का लेखन और निर्देशन किया, जो 2005 में रिलीज हुई। इस फिल्म में एंथनी हॉपकिंस ने मुख्य भूमिका निभाई थी
और इसमें 1950 के दशक में बोनविले साल्ट फ्लैट्स में बर्ट मुनरो के मोटरसाइकिल स्पीड रिकॉर्ड के सफल प्रयासों को दर्शाया गया था। उनके बेटे क्रिस एक धावक है जिन्होंने 100 मीटर और 200 मीटर स्पर्धाओं में ओलंपिक स्तर पर न्यूजीलैंड का प्रतिनिधित्व किया है। 5. उनकी बेटी इंडिया 6 भी एक फिल्म निर्माता है। उनकी पहली फीचर फिल्म गुड वन का प्रीमियर सनडांस फिल्म फेस्टिवल में हुआ था। 7. और इसे कान फिल्म फेस्टिवल में भी दिखाया गया था। 8. 2018 क्वींस बर्थडे ऑनर्स में डोनाल्डसन को फिल्म सेवाओं के लिए न्यूजीलैंड ऑर्डर ऑफ मेरिट का अधिकारी नियुक्त किया गया था। 9. फिल्मोग्राफी पतली परत वर्ष शीर्षक निर्देशक निर्माता लेखक 1977 सोए हुए कुत्ते हाहा नहीं डिक क्लेमेंट ओबीई जन्म 5 सितंबर 1937 एक अंग्रेजी लेखक, निर्देशक और निर्माता है। उन्हें इयान ला फ्रेनेस के साथ टेलीविजन श्रृंखलाओं के लिए लेखन साझेदारी के लिए जाना जाता है, जिसमें द लाइकली लैड्स, व्हाटएवर हैपेंड टू द लाइकली लैड्स, पोरिज, लवजॉय और ऑफ विडरसेन पेट शामिल है। प्रारंभिक जीवन इंग्लैंड के एसेक्स के वेस्टक्लिफॉन्सी में जन्मे क्लेमेंट की शिक्षा बिशप स्टॉटफोर्ड कॉलेज में हुई और फिर उन्होंने 1 साल अमेरिका में एक एक्सचेंज यात्रा पर बिताया। वापस लौटने पर उन्होंने रॉयल एयर फोर्स के साथ अपनी राष्ट्रीय सेवा पूरी की। इसके बाद वह बीबीसी में स्टूडियो मैनेजर के रूप में शामिल हो गए और स्क्रिप्ट और कॉमेडी स्केच लिखना शुरू कर दिया। 2. इयान ला फ्रेनेस के साथ लेखन साझेदारी डिक क्लेमेंट और इयान ला फ्रेनेस ने फिल्मों, टेलीविजन और थिएटर में एक लंबा और सफल करियर बनाया है। उनकी साझेदारी 1960 के दशक के मध्य में द लाइकली लैड्स के साथ शुरू हुई और दशक के अंत तक उन्होंने 3 फीचर फिल्में भी लिखीं, द जोकर्स, ओटली, क्लेमेंट द्वारा निर्देशित, और हैनिबल ब्रूक। क्लेमेंट ने बीबीसी स्केच शो नॉट ओनली बट अल्सो का भी निर्देशन किया, जिसमें पीटर कुक और डडली मूर ने अभिनय किया, और बड़े पर्दे के लिए आइरिस मर्डोक की ए सेवर्ड हेड का निर्देशन किया। 1970 के दशक की शुरुआत में क्लेमेंट और ला फ्रेनेस द्वारा 2 अन्य फीचर फिल्में लिखी गईं, रिचर्ड बर्टन अभिनीत विलन और किर्क डगलस अभिनीत कैच मी ए स्पाई। इसी अवधि में उन्होंने अपनी पुरस्कार विजेता सीरीज व्हाटएवर हैपेंड टू द लाइकली लैड्स बनाई। उसके बाद पॉरिज, थिक एज थीव्स और पॉरिज से एक स्पिन-ऑफ गोइंग स्ट्रेट बनाई। द लाइकली लैड्स और पॉरिज क्लेमेंट द्वारा निर्देशित और 1979 में एक डॉक्यूमेंट्री टू रशिया विद एल्टन दोनों के बड़े स्क्रीन संस्करण थे। इसी अवधि के दौरान उन्होंने कीथ वाटरहाउस के बिली लायर को स्टेज म्यूजिकल बिली में रूपांतरित किया, जिसमें माइकल क्रॉफोर्ड ने अभिनय किया, जो लंदन के ड्ररी लेन थिएटर में 2.5 साल तक चला। इस समय तक वे कैलिफोर्निया में रह रहे थे, जहां उन्होंने पोरिज, ऑन द रॉक्स और पीटर सेलर्स अभिनीत फीचर फिल्म द प्रिजन ऑफ जेंडा का अमेरिकी संस्करण लिखा था। 1980 के दशक में क्लेमेंट ने जॉन वेल्स के हिट स्टेज प्ले एनीवन फॉर डेनिस का निर्देशन किया। उन्होंने बुलशॉट और वाटर फिल्मों का निर्देशन किया, जिसका निर्माण उनके लेखन साझेदार ला फ्रेनेस ने किया था। इस जोड़ी ने बाद वाली फिल्म की पटकथा भी लिखी और अनौपचारिक जेम्स बॉन्ड फिल्म नेवर से नेवर अगेन पर व्यापक, बिना श्रेय के लेखन कार्य में योगदान दिया। 1987 में उन्होंने वाइस वर्सा लिखा और उसका निर्माण किया। उस समय उनके टेलीविजन कार्यों में आईटीवी सीरीज ऑफ वाइडर्सहेन पेट शामिल थी, जिसे स्टेशन की 7वीं वर्षगांठ मनाने के लिए रेडियो टाइम्स के पाठकों के सर्वेक्षण में आईटीवी का अब तक का सबसे पसंदीदा टीवी कार्यक्रम चुना गया था। 1990 के दशक की शुरुआत में ला फ्रेनेस ने लंबे समय से चलने वाली श्रृंखला लवजॉय बनाई थी और जिमी नेल के साथ स्पेंडर का सहनिर्माण किया था। अमेरिका में वे 4 साल तक एचबीओ के एमी विजेता शो ट्रेसी टेक्स ऑन के लेखक और पर्यवेक्षक निर्माता थे। उन्होंने द कमिटमेंट्स के फिल्म रूपांतरण की पटकथा लिखी, जिसने कॉमेडी के लिए इवनिंग स्टैंडर्ड के पीटर सेलर्स अवार्ड और सर्वश्रेष्ठ रूपांतरित पटकथा के लिए बाफ्टा पुरस्कार जीता, और एक्सेस बैगेज और स्टिल क्रेजी के लिए पटकथाएं भी लिखी। इसके अलावा
उन्होंने शॉन कॉनरी अभिनीत द रॉक और निर्माता जेरी ब्रुकहाइमर और माइकल बे, जिन्होंने फिल्म का निर्देशन भी किया, के लिए पर्ल हार्बर पर बिना श्रेय के पुनर्लेखन किया। 3. उन्हें निर्देशक रॉकी मॉर्टन और एनाबेल यह अंततः कई असफल ड्राफ्ट के बाद फिल्म को प्री प्रोडक्शन में ले जाएगा, लेकिन वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो द्वारा वितरण अधिकार हासिल करने के बाद एड सोलोमन द्वारा इसे बड़े पैमाने पर फिर से लिखा गया। 4. 2005 में क्लेमेंट और ला फ्रेनेस के पास बीबीसी द्वारा प्रसारित सर्वश्रेष्ठ बिक्री वाले उपन्यासों के 2 टेलीविजन रूपांतरण थे, बीबीसी 2 के लिए जोनाथन कोए का द रोटर्स क्लब और बीबीसी 1 के लिए रॉबर्ट हैरिस का आर्केंजेल, जिसमें डैनियल क्रेग ने अभिनय किया था। उस वर्ष यूके में गोल भी रिलीज हुई, एक फिल्म जिसकी उन्होंने सहपटकथा लिखी थी। 2006 में उन्हें एनिमेटेड फिल्म फ्लश्ड अवे के लेखकों के रूप में श्रेय दिया गया, जबकि 2007 में द बीटल्स के गीतों पर आधारित जूकबॉक्स म्यूजिकल एक्रॉस द यूनिवर्स की रिलीज हुई, जिसकी उन्होंने पटकथा लिखी थी और निर्देशक जूली टेमर के साथ मिलकर इसकी कहानी लिखी थी। जेसन स्टेथम अभिनीत 2008 की फिल्म द बैंक जॉब उनके द्वारा लिखित 2 नई टेलीविजन सीरीज 2017 में प्रसारित हुई। बीबीसी के लिए केविन बिशप अभिनीत पोरिज का एक नया संस्करण और यूकेटीवी गोल्ड के लिए हेनरी 9, जिसमें चार्ल्स एडवर्ड्स ने अभिनय किया। उद्धरण वांछित, इस जोड़ी ने विकास में 2 स्टेज म्यूजिकल, जूक बॉक्स हीरो और विक्टोरिया सीक्रेट के लिए किताब भी लिखी है। क्लेमेंट और ला फ्रेनेस दोनों को 2007 की क्वींस बर्थडे ऑनर्स सूची में ओबी से सम्मानित किया गया। व्यक्तिगत जीवन, क्लेमेंट फुटबॉल क्लब चेल्सी एफसी का समर्थन करते हैं। 5. लेखन श्रेय इयान ला फ्रेनेस के साथ द लाइकली लैड्स टीवी 1964 से 66, न केवल बल्कि यह भी टीवी 1965, लकी जिम के आगे के रोमांच टीवी 1967, मिस्टर एच टीवी 1967, खाली जगह टीवी 1967, ओटली 1968, हैनिबल ब्रूक्स 1968, खलनायक 1971, एक जासूस को पकड़ना 1972, द टू रोनीज टीवी 1972, 7 में से एक टीवी 1973, हाटार ने गोल एम हेफर के साथ 1973, थिक एज थीव्स टीवी 1974, व्हाटएवर हैपेंड टू द लाइकली लैड्स टीवी 1973 74, पॉरिज टीवी 1974 77, ऑन द रॉक्स टीवी 1975 से 76, गोइंग स्ट्रेट टीवी 1978, द प्रिजन ऑफ जेंडा 1979, पॉरिज फिल्म यूएस डूइंग टाइम 1979, द न्यू एडवेंचर्स ऑफ लकी जिम टीवी 1982, नेवर से नेवर अगेन लोरेंजो सेम्पल जूनियर के साथ 1983, बिना श्रेय, ऑफ विडरसहेन पेट टीवी 1983 से 2004, इयान ला फ्रेनेस ओबी, जन्म 7 जनवरी 1937, एक अंग्रेजी लेखक है जो डिक क्लेमेंट के साथ अपनी रचनात्मक साझेदारी के लिए जाने जाते हैं। वे टेलीविजन श्रृंखलाओं के लिए सबसे ज्यादा मशहूर है, जिनमें द लाइकली लैड्स, व्हाटएवर हैपेंड टू द लाइकली लैड्स, पोरिज और इसका सीक्वल गोइंग स्ट्रेट, लवजॉय और ऑफ विडरसेन पेट शामिल है। प्रारंभिक जीवन, ला फ्रेनेस का जन्म नॉर्थम्बरलैंड के मॉन्कसीटन में हुआ था। उनके पिता एक अकाउंटेंट थे। व्हिटलीबे में पार्क प्राइमरी स्कूल में एक बच्चे के रूप में ला फ्रेनेस को कला और लेखन का शौक था। इसके बाद उन्होंने न्यूकैसल अपॉन टाइन में डेम एलन बॉयज स्कूल में पढ़ाई की और ब्रिटिश सेना में अपनी राष्ट्रीय सेवा पूरी की। 2. एक तंबाकू कंपनी के लिए सेल्समैन के रूप में काम करने के बाद उन्होंने टाइन टीज टेलीविजन पर एक साप्ताहिक व्यंग्य कार्यक्रम के लिए गाने लिखना शुरू किया और फिर लंदन चले गए, जहां उन्होंने एक मार्केट रिसर्च कंपनी के लिए काम किया। 3. डिक क्लेमेंट के साथ
लेखन साझेदारी। इयान ला फ्रेनेस और डिक क्लेमेंट ने फिल्मों, टेलीविजन और थिएटर में एक लंबा और सफल करियर का आनंद लिया है। उनकी साझेदारी 1960 के दशक के मध्य में हिट टेलीविजन शो द लाइकली लैड से शुरू हुई। 4 और दशक के अंत तक उन्होंने 3 फीचर फिल्में भी लिखीं। द जोकर्स, पांच ओटली, क्लेमेंट द्वारा निर्देशित, और हैनिबल ब्रूक। 1970 के दशक की शुरुआत में उन्होंने 2 अन्य फीचर फिल्मों पर काम किया, विलेन, 5, जिसमें रिचर्ड बर्टन ने अभिनय किया, और कैच मी ए स्पाई, फिर से क्लेमेंट द्वारा निर्देशित, जिसमें किर्क डगलस ने अभिनय किया। इसी अवधि में उन्होंने अपनी पुरस्कार विजेता टीवी सीरीज व्हाटेवर हैपेंड टू द लाइकली लैड्स बनाई। इसके बाद पोरिज, 6 थिक एज थीव्स और गोइंग स्ट्रेट आइंड, द लाइकली लैड्स और पोरिज, 6 और 1979 में एक रॉक्यूमेंट्री, टू रशिया विद एल्टन, दोनों के बड़े स्क्रीन संस्करण थे। उस दशक के शुरू में उन्होंने कीथ वाटरहाउस के बिली लायर को माइकल क्रॉफोर्ड अभिनीत स्टेज म्यूजिकल बिली में रूपांतरित किया था, जो लंदन के ड्रूरी लेन थिएटर में 2.5 साल तक चला था। 1970 के दशक के अंत तक वे कैलिफोर्निया में रह रहे थे, जहां उन्होंने ऑन द रॉक्स, पोरिज का एक अमेरिकी संस्करण, 7 और द प्रिजन ऑफ जेंडा, पीटर सेलर्स अभिनीत एक फीचर फिल्म लिखी। 1980 के दशक में उनके काम में टीवी सीरीज ऑफ विडरसेन, पेट का अधिकांश हिस्सा शामिल था, जिसे नेटवर्क की 7वीं वर्षगांठ मनाने के लिए रेडियो टाइम्स के पाठकों के सर्वेक्षण में आईटीवी के सभी समय के पसंदीदा टीवी कार्यक्रम के रूप में चुना गया था, और जेम्स बॉन्ड फिल्म नेवर से नेवर अगेन पर बिना श्रेय के लेखन कार्य किया। ला फ्रेनेस ने क्लेमेंट द्वारा निर्देशित बुलशॉट 1983 और वाटर 1985 फिल्मों का निर्माण किया। 5 उन्होंने बाद वाली फिल्म को भी काफी हद तक लिखा। 1987 में उन्होंने वाइस वर्सा लिखा और निर्मित किया। अमेरिका में वह और क्लेमेंट 1990 के दशक में 4 साल तक एचबीओ के एमी विजेता शो ट्रेसी टेक्स ऑन के लेखक और पर्यवेक्षक निर्माता थे। इस समय के आसपास उनकी फिल्मों में द कमिटमेंट्स शामिल है, जिसने कॉमेडी के लिए इवनिंग स्टैंडर्ड के पीटर सेलर्स अवार्ड और बेस्ट अडॉप्टेड स्क्रीनप्ले के लिए बाफ्टा अवार्ड जीता। एक्सेस बैगेज और स्टिल क्रेजी। इसके अलावा उन्होंने जेरी ब्रुकहाइमर और निर्देशक माइकल बे के लिए द रॉक, शॉन कॉनरी अभिनीत, पर बिना श्रेय के पुनर्लेखन किया। हाल ही में टेलीविजन में आर्केंजेल, डैनियल क्रेग अभिनीत, और द रॉटर्स क्लब शामिल है। 5, जिसे उन्होंने क्रमशः रॉबर्ट हैरिस और जोनाथन कोए द्वारा बेस्टसेलर से रूपांतरित किया। उनकी सबसे हालिया फिल्म क्रेडिट में गोल, द ड्रीम बिगिंस, एनिमेटेड फिल्म फ्लश्ड अवे, 5 एक्रॉस द यूनिवर्स, 8 और द बैंक जॉब शामिल है। 5 उनके द्वारा लिखी गई 2 नई टेलीविजन सीरीज 2017 में प्रसारित की गईं। बीबीसी के लिए केविन बिशप अभिनीत पोरिज का अपडेटेड वर्षन, 9 और यूके टीवी गोल्ड के लिए हेनरी 9, जिसमें चार्ल्स एडवर्ड्स ने अभिनय किया। उद्धरण वांछित, उन्होंने विकास में 2 स्टेज म्यूजिकल, जूक बॉक्स हीरो और विक्टोरिया सीक्रेट के लिए किताबें लिखी है। अन्य श्रेय। क्लेमेंट के साथ अपने लंबे समय से चल रहे सहयोग के अलावा ला फ्रेनेस ने कई अन्य टीवी श्रृंखलाओं का निर्माण, सहनिर्माण, लेखन और या योगदान दिया है, जिनमें द टू रोनीज, बीबीसी के कॉमेडी प्लेहाउस के कई एपिसोड, द अदर आर्फ 1980 से 81, लंबे समय से चल रही श्रृंखला लवजॉय और 1990 के दशक की हिट बीबीसी जासूसी श्रृंखला स्पेंडर, अभिनेता और गायक जिमी नेल के साथ सहलिखित, शामिल है। क्लेमेंट की तरह ला फ्रेनेस को भी रानी की 2007 की जन्मदिन सम्मान सूची में ओबी बनाया गया था। व्यक्तिगत जीवन। 1984 से इयान ला फ्रेनेस का विवाह कलाकार डोरिस वर्तन से हुआ है, जो अभिनेता माइकल वर्तन की मां है। ला फ्रेनेस फुटबॉल क्लब न्यूकैसल यूनाइटेड का समर्थन करता है। 10-11 वह व्हिटली बे फिल्म फेस्टिवल का संरक्षक है। 12 लेखन श्रेय डिक क्लेमेंट के साथ, द लाइकली लैड्स, टीवी 1964 से 66, न केवल बल्कि यह भी, टीवी 1965, लकी जिम के आगे के रोमांच, टीवी 1967,
मिस्टर एच टीवी 1967, खाली जगह टीवी 1967, ओटली 1968, हैनिबल ब्रूक्स 1968, खलनायक 1971, एक जासूस को पकड़ना 1972, द टू रोनीज टीवी 1972, 7 ऑफ 1 टीवी 1973, माइकल डेली कूल्टर बीएससी, जन्म 29 अगस्त 1952, एक स्कॉटिश छायाकार है। उन्होंने लेखक निर्देशक बिल फोर्सिथ के साथ अपने सहयोग के लिए प्रसिद्धि प्राप्त की और 4 वेडिंग्स एंड ए फ्यूनरल 1994, सेंस एंड सेंसिबिलिटी 1995, फेरी टेल ए ट्रू स्टोरी 1997, नॉटिंग हिल 1999, मैंसफील्ड पार्क 1999, लव एक्चुअली 2003, द बैंक जॉब 2008 और द हसल 2019 जैसी हाई प्रोफाइल फिल्मों पर काम किया। सेंस एंड सेंसिबिलिटी पर उनके काम के लिए उन्हें एकेडमी अवार्ड और बाफ्टा अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था। 2. वह ब्रिटिश सोसाइटी ऑफ सिनेमेटोग्राफर्स और बाफ्टा स्कॉटलैंड के सदस्य है। प्रारंभिक जीवन कोल्टर का जन्म 1952 में ग्लासगो में हुआ था। उन्हें स्थानीय फिल्म व्यवसाय से उनके निर्देशक भाई चार्ल्स गोरमले ने परिचित कराया था। उन्होंने स्थानीय प्रोडक्शन कंपनियों के लिए औद्योगिक फिल्में बनाने वाले गोफर के रूप में शुरुआत की, इससे पहले कि वे फुटबॉल मैचों में कैमरा पत्रिकाओं में ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म स्टॉक लोड करने के लिए आगे बढ़े। वे 1975 में फ्रीलांसर बन गए। आजीविका कोल्टर की मुलाकात लेखक निर्देशक बिल फोर्सिथ से हुई, जो 1972 में उनकी लघु वृत्तचित्र आइलैंड्स ऑफ द वेस्ट की शूटिंग कर रहे थे। इसके बाद उन्होंने फोर्सिथ की पहली फीचर फिल्म दैट सिंकिंग फीलिंग 1979 को फिल्माया। कोल्टर ने क्रिस मेजेस के लिए फोर्सिथ की अगली फिल्मों लोकल हीरो 1983 और कंफर्ट एंड जॉय 1984 में काम किया, जिसे कोल्टर एक ऐसे व्यक्ति के साथ काम करने का अविस्मरणीय अवसर बताते हैं जिसकी मैं बहुत प्रशंसा करता हूं। 1980 के दशक की शुरुआत में उन्होंने कई वृत्तचित्रों पर भी काम किया। वृत्तचित्र आपको संसाधनपूर्ण, आविष्कारशील बनाते हैं। आपको किसी तरह से चीजों को काम में लाना होता है। साथ ही यात्रा से दिमाग का विस्तार का जीवनानुभव मेरे लिए महत्वपूर्ण था। 1980 के दशक की शुरुआत में उन्होंने सिनेमेटोग्राफर पियरे विलियम ग्लेन के सहायक के रूप में फ्रांस में एक संक्षिप्त कार्यकाल का आनंद लिया, लेकिन ब्रिटेन में वापस आकर उन्होंने एक महत्वपूर्ण मोड़ लिया। वह नो सरेंडर 1985 में कैमरा ऑपरेटर के रूप में काम शुरू करने ही वाले थे, जब मूल फोटोग्राफी निर्देशक को काम छोड़ना पड़ा। उन्होंने चार्ल्स स्ट्रीज, टॉम हूपर, मार्क माइलॉर्ड, डेविड जेलिसन, क्लेनेक्स के लिए, जेरार्ड डी थामे, निसान, रोलेक्स और केआईए के लिए तथा अन्य द्वारा निर्देशित कई विज्ञापनों की शूटिंग की है। कोल्टर का प्रतिनिधित्व यूके में मैक्किनी मैकार्टनी मैनेजमेंट और यूएस में गेर्श द्वारा किया जाता है। 3. फिल्मोग्राफी चाबी उन फिल्मों को दर्शाता है जो अभी तक रिलीज नहीं हुई है। पतली परत फोटोग्राफी के निदेशक के रूप में वर्ष शीर्षक निदेशक नोट्स 1972 पश्चिम के द्वीप बिल फोर्सिथ। फोर्सिथ के साथ 8 सहयोगों में से पहली लघु फिल्म 1978 अजीब आदमी चार्ल्स गोरमले। 1979 वह डूबता हुआ एहसास बिल फोर्सिथ। 1981 ग्रेगरी की लड़की। 1983 फ्रैंक लॉयड राइट की वास्तुकला मरे ग्रिगोर वृत्तचित्र। 1985 कोई आत्मसमर्पण नहीं पीटर स्मिथ। अच्छा पिता माइक न्यूवेल। 1986 स्वर्गीय खोजें चार्ल्स गोरमले। 1987 गृह व्यवस्था बिल फोर्सिथ। 1988 ड्रेसमेकर जिम ओब्रायन। 1989 गेह किंडे गेह क्रिस्पिन रीस लघु फिल्म। 1989 बेयरस्किन एक शहरी परीक्षा एन गुएडेस एडुआर्डो गुएडेस में तोड़ने बिल फोर्सिथ। हीरे की खोपरिया निक ब्रूमफील्ड।
1991 हेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड चार्ल्स स्टर्रिज। 1992 एक बॉक्स में राक्षस निक ब्रूमफील्ड। जॉन गिलबर्ट एक फिल्म संपादक है जो मुख्य रूप से न्यूजीलैंड में काम करते हैं। गिलबर्ट ने 28 फीचर फिल्मों के साथ साथ टेलीविजन शो और लघु फिल्मों का संपादन किया है। उन्होंने मेल गिब्सन की युद्ध ड्रामा हैक्सॉ रिज 2016 के लिए कई सम्मानों के अलावा सर्वश्रेष्ठ फिल्म संपादन के लिए अकादमी पुरस्कार 1 और सर्वश्रेष्ठ संपादन के लिए बाफ्टा पुरस्कार 2 जीता। गिलबर्ट को इससे पहले पीटर जैक्सन की द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स द फेलोशिप ऑफ द रिंग 2001 में उनके काम के लिए कई पुरस्कार मिले थे, जिसमें सर्वश्रेष्ठ संपादन के लिए सैटेलाइट पुरस्कार और अकादमी पुरस्कार, बाफ्टा पुरस्कार और एसीएडी पुरस्कार के लिए नामांकन शामिल है। जॉन गिलबर्ट की फिल्म में पहली नियुक्ति उनके मूल न्यूजीलैंड में सरकारी फिल्म निर्माण निकाय द नेशनल फिल्म यूनिट में हुई थी। उस समय गिलबर्ट इतिहास और नृविज्ञान के अध्ययन से छुट्टी ले रहे थे, लेकिन कभी विश्वविद्यालय नहीं लौटे। टेलीविजन न्यूजीलैंड चले गए, जहां उन्होंने सहायक संपादक और संपादक के रूप में काम किया। गिलबर्ट ने एक ध्वनि संपादक के रूप में भी स्वतंत्र रूप से समय बिताया। 3. गिलबर्ट को एक पूर्ण लंबाई वाली फीचर फिल्म के संपादक के रूप में पहला श्रेय फिल्म क्रश 1992 के लिए मिला, जिसे कान फिल्म महोत्सव में आमंत्रित किया गया था। गिलबर्ट को कॉमेडी ड्रामा फिल्म वाया सैटेलाइट 1998 के लिए न्यूजीलैंड फिल्म और टेलीविजन पुरस्कार से सर्वश्रेष्ठ संपादन पुरस्कार मिला। उन्हें द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट इंडियन 2005 के संपादन के लिए न्यूजीलैंड स्क्रीन अवार्ड मिला और ऐतिहासिक ड्रामा द प्रोफेसर एंड द मैडमैन पर मेल गिब्सन के साथ फिर से काम किया। 4. गिलबर्ट को अमेरिकन सिनेमा एडिटर्स की सदस्यता के लिए चुना गया है। 5. चयनित फिल्मोग्राफी संपादक लघु फिल्म वर्ष शीर्षक निदेशक 1989 लाउंज बार डॉन मैकग्लाशन हैरी सिंक्लेयर जॉन पीटर रॉबिन्सन जन्म 16 सितंबर 1945 एक अंग्रेजी संगीतकार और अरेंजर है जो अपनी फिल्म और टेलीविजन स्कोर के लिए जाने जाते हैं। 1. प्रारंभिक वर्ष और पॉप संगीत कैरियर। रॉबिन्सन ने रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में पियानो और रचना का अध्ययन किया और 1970 के दशक में ब्रैंड एक्स, फिल कोलिंस, माइक रदरफोर्ड, शॉन फिलिप्स, क्वार्टरमास, सन ट्रेडर मॉरिस पर्ट, कार्ली साइमन, ब्रायन फेरी, स्टीलर्स व्हील, एंड्रयू लॉयड वेबर, द होलीज और अन्य जैसे कलाकारों के साथ काम करते हुए एक सत्र कीबोर्डिस्ट के रूप में प्रदर्शन किया। एक सफल पॉप अरेंजर के रूप में उन्होंने बाद के वर्षों में एरिक क्लैप्टन, मैनहट्टन ट्रांसफर, अल जरारू और मेलिसा एथरिज के साथ भी सहयोग किया है। 2. 3. फिल्म संगीत कैरियर। रॉबिन्सन ने 1985 में एकल संगीतकार के रूप में अपनी फिल्म संगीत की शुरुआत की और द बिलीवर्स 1987, द किस 1988, कॉकटेल 1988, ब्लाइंड फ्यूरी 1989, वेन्स वर्ल्ड 1992, वेस क्रेवेंस न्यू नाइटमेयर 1994, हाईलैंडर 3, द सॉर्सेरर 1994, वैम्पायर इन ब्रुकलिन 1995, जिसे वेस क्रेवेन ने ही निर्देशित किया था, फायर स्टॉर्म 1998, द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट इंडियन 2005 और द बैंक जॉब 2008 सहित कई सफल फिल्मों के लिए संगीत तैयार किया। उन्होंने द वंडर ईयर्स, इरी, इंडियाना, टेल्स फ्रॉम द क्रिप्ट, टॉड मैकफार्लेन स्पॉन, द आउटर लिमिट्स और चार्म्ड सहित कई टेलीविजन फिल्मों और सीरीज के लिए भी संगीत तैयार किया। 4. 5. इसके अलावा उन्होंने माइकल होएनिक के साथ हॉरर फिल्म द व्रेट 1986 और द गेट 1987 के लिए संगीत दिया और गॉडजिला 2000 के अंग्रेजी भाषा संस्करण के लिए संगीत दिया। उन्होंने 1989 की फिल्म द विजार्ड के लिए भी संगीत तैयार किया, साथ ही फिल्म शेल्टर 2007 के 2 गाने और टीवी सीरीज चार्म्ड के दर्जनों एपिसोड में संगीत दिया। 6. 7. 8. डिस्कोग्राफी। क्वार्टरमास एकल 1970, परिवार की काली भे, भगवान जानता है
1971 मिथुन, परिवार की काली भेड़। 1971 वन ब्लाइंड माइस पंटिंग। एल्बम। 1970 क्वार्टर मास। जीसस क्राइस्ट सुपरस्टार। 1970 जीसस क्राइस्ट सुपरस्टार, इयान गिलान, मरे हेड, यवोन एलिमन और माइक डिएबो के साथ। शॉन फिलिप्स। 1970 योगदान। 1970 दूसरा योगदान। 1971 सहयोग, मूनशाइन पर पियानो, ऑर्गन, बास और द ओनली लॉजिकल कंक्लूजन पर ऑर्केस्ट्रा व्यवस्था। 1973 ब्राइट व्हाइट, ऑल द किंग्स एंड कैसल्स पर कीबोर्ड और ऑर्केस्ट्रा व्यवस्था। 1974 इसके अलावा। 1974 क्या आपको आश्चर्य है? 1976 रम्पलस्टिल्टस्किन का संकल्प। 1977 स्पेस्ड। हॉपकिंस ने अपना पहला पेशेवर मंच प्रदर्शन 1960 में स्वांसी लिटिल थिएटर के हैव ए सिगरेट के निर्माण में पैलेस थिएटर, स्वांसी में किया था। 15 1965 में कई वर्षों तक रिपर्टरी में काम करने के बाद उन्हें लॉरेंस ओलिवियर ने देखा, जिन्होंने उन्हें लंदन में रॉयल नेशनल थिएटर में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। 14 हॉपकिंस ओलिवियर के सहायक बन गए और 1967 में अगस्त स्ट्रिंडबर्ग के द रांस ऑफ डेथ के निर्माण के दौरान जब ओलिवर अपेंडिसाइटिस से पीड़ित हो गए तो उन्होंने उनकी जगह ली। ओलिवियर ने बाद में अपने संस्मरण कन्फेशंस ऑफ एन एक्टर में उल्लेख किया कि एंथनी हॉपकिंस नामक असाधारण प्रतिभा की कंपनी में एक नया युवा अभिनेता मेरा सहायक था, तब से यह बदल गया है। और हॉपकिंस ने अपने गुरु को यह कहते हुए उद्धृत किया, उन्होंने, ओलिवियर कहा, याद रखे, घबराहट घमंड है, आप सोच रहे हैं कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, उन्हें नरक में भेज दो, बस किनारे से कूद जाओ। यह बहुत अच्छी सलाह थी। 7 उन्होंने 1967 में बीबीसी पर प्रसारित ए फ्ली इन हर ईयर से छोटे पर्दे पर अपनी शुरुआत की। फिल्म में उनकी पहली प्रमुख भूमिका 1964 में चेंजेस में आई, जो ड्रू हेनले द्वारा निर्देशित एक लघु फिल्म थी, जिसे जेम्स स्कॉट ने लिखा और निर्मित किया और जैकलीन पियर्स ने सहाभिनय किया। 18 1968 में हॉपकिंस को द लायन इन विंटर में रिचर्ड द लायनहार्ट की भूमिका निभाते हुए ब्रेक मिला, एक ऐसा प्रदर्शन जिसने उन्हें सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए बाफ्टा पुरस्कार के लिए नामांकित किया। 1970 के दशक। रिचर्ड एटनबरो ने हॉपकिंस को 5 फिल्मों में निर्देशित किया और 1970 के दशक में उन्हें निस्संदेह अपनी पीढ़ी का सबसे महान अभिनेता बताया। 7 हॉपकिंस ने 1970 में बीबीसी टेलीविजन फिल्म द ग्रेट इनिमेबल मिस्टर डिकेंस में चार्ल्स डिकेंस और बीबीसी की मिनी सीरीज वॉर एंड पीस 1972 में पियरे बेजुखोव की भूमिका निभाई, जिसमें उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ब्रिटिश एकेडमी टेलीविजन पुरस्कार मिला। 20 स्क्रीन अभिनेता के रूप में अपना नाम बनाते हुए वह फ्रैंक पियर्सन की नियोनोयर एक्शन थ्रिलर द लुकिंग ग्लास वॉर 1970 और एटियन पेरियर की व्हेन एट बेल स्टोल 1971 में दिखाई दिए। निर्देशक रिचर्ड एटनबरो के साथ 5 सहयोगों में से पहला 1972 में हॉपकिंस ने यंग विंस्टन में ब्रिटिश राजनेता डेविड लॉयड जॉर्ज की भूमिका निभाई। 1973 में उन्होंने फिर से बीबीसी की लघु श्रृंखला द एडवर्डियन में डेविड लॉयड जॉर्ज का किरदार निभाया, जो 1974 में मास्टरपीस थिएटर पर अमेरिका में प्रसारित हुआ। 21 हॉपकिंस ने हेनरिक इब्सेन के नाटक ए डॉल्स हाउस 1973 के फिल्म रूपांतरण में क्लेयर ब्लूम, राल्फ रिचर्डसन, डेनहोम इलियट और एडिथ इवांस के साथ अभिनय किया। इसके बाद वह गोल्डी हॉर्न और हेल होलब्रुक के साथ कॉमेडी द गर्ल फ्रॉम पेत्रोवका 1974 में दिखाई दिए और रिचर्ड हैरिस और उमर शरीफ के साथ रिचर्ड लेस्टर की सस्पेंस फिल्म जुगरनॉट में भी अभिनय किया। अक्टूबर 1974 में हॉपकिंस ने सर पीटर शेफर के नाटक इक्वस के मूल ब्रॉडवे प्रोडक्शन में मनोवैज्ञानिक डिसार्ट की भूमिका। 22 1978 में उन्होंने नेशनल वेलवेट 1944 के सीक्वल में टैटम ओनील, क्रिस्टोफर प्लमर के साथ इंटरनेशनल वेलवेट नाम से अभिनय किया, जिसे ब्रायन फोर्ब्स ने निर्देशित किया था।
1978 में उन्होंने एटनबरो की मनोवैज्ञानिक हॉरर फिल्म मैजिक में भी अभिनय किया, जो एक राक्षसी वेंट्रिलोक्विस्ट की कठपुतली के बारे में थी, जिसमें जीन सिस्केल ने इसे वर्ष की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक बताया। 1979 में हॉपकिंस लॉस एंजिल्स में मार्क टेपर फोरम में आयोजित द टेम्पेस्ट के प्रोडक्शन में प्रोस्पेरो के रूप में दिखाई दिए। 1980 का दशक, प्रमुखता की ओर उदय। हॉपकिंस ने द एलिफेंट मैन 1980 में सर फ्रेडरिक ट्रेव्स की भूमिका निभाई। 1980 में उन्होंने डेविड लिंच की द एलिफेंट मैन में अंग्रेजी डॉक्टर सर फ्रेडरिक ट्रेव्स की भूमिका निभाई, जो 19वीं सदी के लंदन में एक गंभीर रूप से विकृत व्यक्ति जोसेफ मेरिक, जॉन हर्ट द्वारा चित्रित की देखभाल करते हैं। फिल्म को आलोचकों से आलोचनात्मक प्रशंसा और ध्यान मिला और इसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म सहित 8 अकादमी पुरस्कार नामांकन प्राप्त हुए। उस वर्ष उन्होंने ए चेंज ऑफ सीजन्स में शर्ली मैक्लेन के साथ भी अभिनय किया और मैक्लेन के साथ उनकी बनती नहीं थी। उन्होंने कहा, वह सबसे अप्रिय अभिनेत्री थीं जिनके साथ मैंने कभी काम किया है। 25 फिल्म बॉक्स ऑफिस और आलोचनात्मक रूप से बहुत बड़ी विफलता थी। 1981 में उन्होंने सीबीएस टेलीविजन फिल्म द बंकर में अभिनय किया। जॉन ओकॉनर ने न्यूयॉर्क टाइम्स की समीक्षा में हॉपकिंस की प्रशंसा की। एंथनी हॉपकिंस के असाधारण रूप से शक्तिशाली प्रदर्शन के कारण यह चित्र और भी अधिक आकर्षक बन गया है। उनका हिटलर पागल है, अक्सर घृणित लेकिन हमेशा समझ में आने वाला। समस्या का एक हिस्सा शायद यह है कि राक्षस थोड़ा बहुत समझ में आने वाला बन जाता है। उसे बिल्कुल सहानुभूतिपूर्ण नहीं बनाया गया है, लेकिन उसे निश्चित रूप से दयनीय आयाम दिए गए हैं, जिससे वह एक नाटकीय और ऐतिहासिक चरित्र के रूप में और अधिक स्वीकार्य हो गया है। 26 अपने प्रदर्शन के लिए उन्हें सीमित श्रृंखला या मूवी में उत्कृष्ट मुख्य अभिनेता के लिए प्राइम टाइम एमी पुरस्कार मिला। उसी वर्ष उन्होंने बाइबिल ड्रामा और मिनी सीरीज पीटर एंड पॉल 1981 में सेंट पीटर के रूप में रॉबर्ट फॉक्सवर्थ के विपरीत पॉल द एपोस्टल के रूप में अभिनय किया। सर फिलिप एंथनी हॉपकिंस सीबीई, जन्म 31 दिसंबर 1937, एक वेल्श अभिनेता है। 2 ब्रिटेन के सबसे पहचाने जाने वाले और विपुल अभिनेताओं में से एक, वे स्क्रीन और मंच पर अपने प्रदर्शन के लिए जाने जाते हैं। हॉपकिंस को कई पुरस्कार मिले हैं, जिनमें 2 अकादमी पुरस्कार, 4 बाफ्टा पुरस्कार, 2 प्राइम टाइम एमी पुरस्कार और 1 लॉरेंस ओलिवियर पुरस्कार शामिल है। उन्हें 2005 में सेसिल बी. डेमिले पुरस्कार और 2008 में लाइफटाइम अचीवमेंट के लिए बाफ्टा फेलोशिप भी मिल चुकी है। 3 1993 में नाटक में उनकी सेवाओं के लिए उन्हें महारानी एलिजाबेथ द्वितीय द्वारा नाइट की उपाधि दी गई थी। 4 1957 में रॉयल वेल्श कॉलेज ऑफ म्यूजिक एंड ड्रामा से स्नातक होने के बाद हॉपकिंस ने लंदन में राडा, रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट में प्रशिक्षण लिया। उसके बाद लॉरेंस ओलिवियर ने उन्हें देखा, जिन्होंने उन्हें 1965 में रॉयल नेशनल थिएटर में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। नेशनल में प्रस्तुतियों में किंग लियर, उनका पसंदीदा शेक्सपियर नाटक, कोरियोलेनस, मैकबेथ और एंटनी और क्लियोपेट्रा शामिल थे। 1985 में उन्हें डेविड हरे नाटक प्रावदा में उनके प्रदर्शन के लिए प्रशंसा और लॉरेंस ओलिवियर पुरस्कार मिला। उनका अंतिम स्टेज प्ले 1989 में एम. बटरफ्लाई का वेस्ट एंड प्रोडक्शन था। हॉपकिंस की शुरुआती फिल्म भूमिकाओं में द लायन इन विंटर 1968, ए ब्रिज टू फार 1977 और द एलिफेंट मैन 1980 शामिल है। उन्होंने द साइलेंस ऑफ द लैम्प्स 1991 में हैनिबल लेक्टर की भूमिका निभाने और द फादर 2020 में डिमेशिया से पीड़ित एक 80 वर्षीय व्यक्ति की भूमिका निभाने के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए 2 अकादमी पुरस्कार जीते, जो बाद के लिए सबसे उम्रदराज सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ऑस्कर विजेता बन गया। 5-6 उनकी अन्य ऑस्कर नामांकित फिल्मों में द रिमेस ऑफ द डे 1993, निक्सन 1995, अमिस्टेड 1997 और द टू पोप्स 2019 शामिल है।
अन्य उल्लेखनीय फिल्मों में 84 चेरिंग क्रॉस रोड 1987, हॉवर्ड्स एंड 1992, ब्रैम स्टोकर की ड्रैकुला 1992, शैडोलैंड्स 1993, लीजेंड्स ऑफ द फॉल 1994, द मास्क ऑफ जोरो 1998 और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की थॉर फ्रेंचाइजी 2011 से 2017 शामिल है। टेलीविजन पर अपने काम के लिए हॉपकिंस को वॉर एंड पीस 1972 में उनके प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ब्रिटिश अकादमी टेलीविजन पुरस्कार मिला। उन्होंने द लिंडबर्ग किडनैपिंग केस 1976 और द बंकर 1981 के लिए ड्रामा सीरीज में उत्कृष्ट अभिनेता के लिए 2 प्राइम टाइम एमी पुरस्कार जीते। अन्य उल्लेखनीय परियोजनाओं में बीबीसी फिल्म द ड्रेसर 2015, पीबीएस की किंग लियर 2018 और एचबीओ सीरीज वेस्टवर्ल्ड 2016 से 2018 शामिल है। 7. प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। फिलिप एंथनी हॉपकिंस का जन्म 31 दिसंबर 1937 को वेल्स के पोर्ट टैलबोट के मारगाम जिले में हुआ था। 8. एनी मुरील, नी येट्स और बेकर रिचर्ड आर्थर हॉपकिंस के बेटे के रूप में। 9. उनके दादाओं में से एक इंग्लैंड के विल्टशायर से थे। 10. उन्होंने कहा कि उनके पिता के श्रमिक वर्ग के मूल्यों ने हमेशा उनके जीवन को रेखांकित किया है। जब भी मुझे लगता है कि मैं विशेष या अलग हो सकता हूं, मैं अपने पिता के बारे में सोचता हूं और मुझे उनके हाथ याद आते हैं, उनके सख्त, टूटे हुए हाथ। 7. उनके स्कूल के दिन अनुत्पादक थे। वह अपनी पढ़ाई में भाग लेने की बजाय खुद को कला, जैसे पेंटिंग और ड्राइंग या पियानो बजाने में डुबो देते थे। 1949 में अनुशासन सिखाने के लिए उनके माता पिता ने जोर देकर कहा कि 2002 में एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा, मैं एक खराब शिक्षार्थी था जिसके कारण मेरा उपहास किया जाता था और मुझमें हीन भावना आ गई थी। मैं इस बात पर पूरी तरह आश्वस्त होकर बड़ा हुआ कि मैं मूर्ख हूं। 11. हॉपकिंस ने 1961 से 1963 तक लंदन में राडा, रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट में अध्ययन किया। 2005 में उनके शताब्दी समारोह में उनका एक नया चित्र प्रदर्शित किया गया। 12. हॉपकिंस साथी वेल्श अभिनेता रिचर्ड बर्टन से प्रेरित थे, जिनसे उनकी मुलाकात 15 साल की उम्र में हुई थी। बाद में उन्होंने बर्टन को बहुत दयालु, बहुत अच्छा, 13 कहा, लेकिन विस्तार से कहा, मुझे नहीं पता कि हर किसी को यह विचार कहाँ से मिला कि हम अच्छे दोस्त थे। मुझे लगता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि हम दोनों वेल्श हैं और एक ही शहर के पास पले बड़े हैं। रिकॉर्ड के लिए, मैं वास्तव में उन्हें बिल्कुल नहीं जानता था। 2. उन्होंने कार्डिफ में रॉयल वेल्श कॉलेज ऑफ म्यूजिक एंड ड्रामा में दाखिला लिया, जहां से उन्होंने 1957 में स्नातक किया। 14. अगली बार उनकी मुलाकात बर्टन से 1975 में हुई जब बर्टन पीटर शेफर की इक्वस में मनोचिकित्सक के रूप में हॉपकिंस की भूमिका संभालने के लिए तैयार थे। हॉपकिंस ने कहा, वे एक अभूतपूर्व अभिनेता। 13. उन्होंने 1958 और 1960 के बीच अपनी राष्ट्रीय सेवा में 2 साल बिताए, जो उन्होंने ब्रिटिश सेना की रॉयल आर्टिलरी रेजिमेंट में सेवा की, जहां उन्हें गनर हॉपकिंस के रूप में जाना जाता था। राडा, रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट में अध्ययन करने के लिए लंदन जाने से पहले, जहां से उन्होंने 1963 में स्नातक किया। 11. आजीविका। 2000 में हॉपकिंस ने रॉन हॉवर्ड की हाउ द ग्रिंच स्टोल क्रिसमस की लाइव एक्शन रीमेक की कहानी सुनाई। इसके बाद उन्होंने द साइलेंस ऑफ द लैम्प्स 1991 के सीक्वल में हैनिबल लेक्टर की भूमिका को दोहराया, जिसका नाम बस हैनिबल 2001 था। निर्देशक रिडले स्कॉट और अभिनेत्री जूलियन मूर ने जोनाथन डेमे और जोडी फोस्टर की जगह ली, जिन्होंने सीक्वल में भाग लेने से इनकार कर दिया। हॉपकिंस, जिन्होंने पहले सर्वाइविंग पिकासो 1996 में मूर के साथ अभिनय किया था, ने पटकथा को मंजूरी देते हुए भूमिका करने के लिए सहमति व्यक्त की। पुस्तक में लेक्टर खुद को प्लास्टिक सर्जरी के मरीज के रूप में छिपाने के लिए पट्टियों का उपयोग करता है। इसे फिल्म से बाहर रखा गया था। 45. हॉपकिंस ने कहा, ऐसा लगता है जैसे वह एक बयान दे रहा है,
मुझे पकड़ लो अगर तुम पकड़ सको। अपनी बड़ी टोपी के साथ, वह इतना स्पष्ट है कि कोई भी नहीं सोचता कि वह हैनिबल लेक्टर है। मैंने हमेशा सोचा है कि वह एक बहुत ही सुंदर आदमी है, एक पुनर्जागरण आदमी। 45। वह अभी भी हत्यारों में रॉबिन हुड की तरह है। वह हत्या करता है, उन्हें क्या कहते हैं? बेहद असभ्य। रिडले स्कॉट की हैनिबल से पहले हैनिबल लेक्टर पर हॉपकिंस। 46। हॉपकिंस के अनुसार, फिल्म में लेक्टर को पहली बार फ्लोरेंस में शास्त्रीय लेक्टर के रूप में व्याख्यान देते और सहेज होते हुए देखा गया। 47। जब फिल्म अमेरिका में चली गई, हॉपकिंस ने मांसपेशियों का निर्माण करके और अपने बालों को छोटा करके अपना रूप बदल लिया, उसे एक भारे के सैनिक की तरह बनाने के लिए कि वह इतना फिट और इतना मजबूत होगा कि अगर कोई उसके रास्ते में आए तो वह उसे 2 टुकड़ों में तोड़ सकता है। 47। फिल्म ने $351 मिलियन प्राप्त करके अंतर्राष्ट्रीय बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़ दिया। 48। लेकिन आलोचकों से मिश्रित समीक्षा प्राप्त हुई। 49। हॉपकिंस ने रेड ड्रैगन 2002 श्रृंखला की तीसरी फिल्म में राल्फ फिएनेस, एडवर्ड नॉर्टन, हार्वे कीटल, एमिली वॉटसन और फिलिप सीमोर हॉफमैन के साथ अभिनय किया। हॉपकिंस 2005 टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में। 2003 में हॉपकिंस को हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर 1 स्टार मिला। 50। हॉपकिंस ने कहा कि बर्ट मुनरो के रूप में उनकी भूमिका, जिसे उन्होंने अपनी 2005 की फिल्म द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट इंडियन में चित्रित किया था, उनकी पसंदीदा थी। उन्होंने यह भी कहा कि मुनरो सबसे आसान भूमिका थी जो उन्होंने निभाई थी, क्योंकि दोनों पुरुषों का जीवन के बारे में एक समान दृष्टिकोण है। 51। 2006 में हॉपकिंस लाइफटाइम अचीवमेंट के लिए गोल्डन ग्लोब सेसिल बी. डेमिले पुरस्कार के प्राप्तकर्ता थे। 52। 2008 में उन्हें बाफ्टा अकादमी फेलोशिप पुरस्कार मिला, जो ब्रिटिश फिल्म अकादमी द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। 53। चैनल 4 द्वारा आयोजित 2003 के एक सर्वेक्षण में हॉपकिंस को 100 महानतम मूवी स्टार्स की सूची में 7वें स्थान पर रखा गया था। 54। 2010 के दशक 24 फरवरी 2010 को यह घोषणा की गई कि हॉपकिंस को द राइट में कास्ट किया गया है, जो 28 जनवरी 2011 को रिलीज हुई थी। उन्होंने एक पुजारी की भूमिका निभाई, जो भूत भगाने का विशेषज्ञ है और जिसके तरीके जरूरी नहीं कि पारंपरिक हों। 55। हॉपकिंस, एक अज्ञेयवादी, जिसे यह कहते हुए उद्धृत किया गया है कि मुझे नहीं पता कि मैं क्या विश्वास करता हूं, खुद व्यक्तिगत रूप से कथित तौर पर एक पंक्ति लिखी थी, कुछ दिन मुझे नहीं पता कि मैं भगवान या सांता क्लॉज या टिंकरबेल में विश्वास करता हूं, इसे पहचानने के लिए उनके चरित्र में। 56। 2011 में हॉपकिंस ने कहा है, मुझे जो पसंद है वह अनिश्चितता है। मुझे नहीं पता, आपको नहीं पता। 57। 21 सितंबर 2011 को पीटर आर. 58 किडनैपिंग फ्रेडी हेनेकेन 2015 में रिलीज हुई थी। 59। हॉपकिंस ने मार्वल कॉमिक्स के थॉर के 2011 के फिल्म रूपांतरण में ओडिन, ऑलफादर या अस्गार्ड के राजा की भूमिका निभाई थी और 2013 में थॉर द डार्क वर्ल्ड में ओडिन के रूप में अपनी भूमिका को फिर से निभाएंगे और फिर 2017 की थॉर रैग्नारोक में भी। 60। हॉपकिंस ने सच्चा गर्वसी की बायोपिक हिचकॉक में अल्फ्रेड हिचकॉक की भूमिका निभाई थी, जिसमें हेलेन मिरेन ने हिचकॉक की पत्नी अल्मा रेविल की भूमिका निभाई थी। फिल्म साइको और उसके बाद के फिल्मांकन पर केंद्रित है। उन्होंने कॉमेडी एक्शन फिल्म रेड 2, 2013 में मुख्य प्रतिपक्षी एडवर्ड बेली की भूमिका निभाई थी। 2014 में उन्होंने डैरेन एरोनोफ्स्की की नूह में मेथुसेलह की भूमिका निभाई थी। 1983 में हॉपकिंस द मिरर थिएटर लिमिटेड के रिपर्टरी कंपनी के एक कंपनी सदस्य भी बने। 1984 में उन्होंने न्यूयॉर्क के राउंड अबाउट थिएटर में हेरोल्ड पिंटर के नाटक ओल्ड टाइम्स में डीली की भूमिका निभाई। 27। 1984 में उन्होंने द बाउंटी में मेल गिब्सन के साथ विलियम ब्लीक की भूमिका निभाई, जो रॉयल नेवी जहाज HMS बाउंटी के कप्तान थे,
जो बाउंटी पर हुए विद्रोह की अधिक सटीक पुनर्कथन था। 28 अगले वर्ष उन्होंने सीबीएस टेलीविजन फिल्म द हंचबैक ऑफ नोट्रे डेम 1982 में क्वासिमोडो की भूमिका निभाई। फिल्म में डेरेक जैकोबी, डेविड सुचेत, टिम पिगोट-स्मिथ, निगेल हॉथोर्न और जॉन गिलगड ने भी अभिनय किया। उन्होंने स्ट्रेंजर्स एंड ब्रदर्स 1984, आर्क ऑफ ट्रायम्फ 1984, गिल्टी कॉन्शियसेंस 1985, मुसोलिनी एंड आई 1985 और द टेनथ मैन 1988 में भी अभिनय किया। 1985 में हॉपकिंस ने लंदन के द ओल्ड विक में आर्थर श्निट्जलर के नाटक द लोनली रोड में कॉलिन फर्थ के साथ अभिनय किया। उसी वर्ष उन्होंने थैचर युग में ब्रिटिश समाचार पत्र उद्योग पर सर डेविड हरे और हॉवर्ड ब्रेंटन के व्यंग्य नाटक प्रावदा के नेशनल थिएटर प्रोडक्शन में लैम्बर्ट ले रॉक्स के रूप में अभिनय किया। 29-30 अपने प्रदर्शन के लिए प्रशंसा प्राप्त करते हुए हॉपकिंस ने उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए लॉरेंस ओलिवियर पुरस्कार जीता। 31 फ्रैंक रिच ने अपनी न्यूयॉर्क टाइम्स समीक्षा में लिखा, 1986 में उन्होंने नेशनल थिएटर में डेविड हरे के प्रोडक्शन किंग लियर, हॉपकिंस के पसंदीदा शेक्सपियर नाटक में अभिनय किया। 13 अगले वर्ष उन्होंने जूडी डेंच के साथ एंटनी और क्लियोपेट्रा के नेशनल थिएटर प्रोडक्शन में एंटनी के रूप में अभिनय किया और 1989 में हॉपकिंस ने एम बटरफ्लाई के वेस्ट एंड प्रोडक्शन में मंच पर अपनी अंतिम उपस्थिति दर्ज की। यह एक पीड़ा थी। उन्होंने बाद में एक साक्षात्कार में दावा किया, एक मैटिनी के बारे में जहां कोई नहीं हंसा। उन्होंने कहा, एक भी हंसी नहीं। जब रोशनी हुई तो कलाकारों को पता चला कि पूरे दर्शक जापानी थे। हे भगवान, उन्होंने याद किया, आप अपने ड्रेसिंग रूम में जाते थे और मैं सोचता था, कृपया एक खुला रेजर। 33 1989 में उन्होंने मिनीसीरीज ग्रेट एक्सपेक्टेशंस में एबेल मैग्विच के रूप में अभिनय किया, जिसे यूके में आईटीवी और यूएस में डिज्नी चैनल पर प्रसारित किया गया था। डिकेंस के उपन्यास के रूपांतरण में जीन सिमंस और जॉन राइस डेविस ने भी अभिनय किया। उन्हें अपना चौथा प्राइम टाइम एमी पुरस्कार नामांकन मिला, इस बार सीमित श्रृंखला या मूवी में उत्कृष्ट सहायक अभिनेता के लिए। 1990 का दशक, स्टारडम और प्रशंसा। इसाबेला रोसेलिनी और हॉपकिंस द इनोसेंट 1993 के दृश्यों की शूटिंग के लिए बर्लिन में है। हॉपकिंस ने द साइलेंस ऑफ द लैम्प्स में नरभक्षी सीरियल किलर हैनिबल लेक्टर के रूप में आलोचकों और दर्शकों के बीच प्रशंसा प्राप्त की, जिसके लिए उन्होंने 1991 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का एकेडमी पुरस्कार जीता, जोडी फोस्टर के साथ क्लेरिस स्टार्लिंग के रूप में, जिन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार भी जीता। फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ पिक्चर, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और सर्वश्रेष्ठ रूपांतरित पटकथा का पुरस्कार जीता और हॉपकिंस ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अपना पहला बाफ्टा भी जीता। हॉपकिंस ने लेक्टर के रूप में अपनी भूमिका 2 बार दोहराई, रिडले स्कॉट की हैनिबल 2001 और रेड ड्रैगन 2002 में। द साइलेंस ऑफ द लैम्प्स में चरित्र के उनके मूल चित्रण को AFI द्वारा नंबर 1 फिल्म खलनायक के रूप में लेबल किया गया है। 34-35 जिस समय उन्हें यह भूमिका ऑफर की गई, हॉपकिंस लंदन स्टेज पर वापसी कर रहे थे, एम बटरफ्लाई में अभिनय कर रहे थे। हॉलीवुड में कई साल रहने के बाद वे ब्रिटेन वापस आ गए थे। उन्होंने वहां अपना करियर लगभग छोड़ दिया था। उन्होंने कहा, मेरे जीवन का वह हिस्सा खत्म हो गया है, यह एक अध्याय बंद हो गया है। मुझे लगता है कि मुझे बस वेस्ट एंड में घूमने वाले एक सम्मानित अभिनेता के रूप में और अपने जीवन के बाकी समय में BBC के लिए सम्मानजनक काम करने के लिए संतुष्ट होना होगा। 16 हॉपकिंस ने भूमिका को दोहराया। थॉमस हैरिस द्वारा लेक्टर उपन्यासों के पहले 3 के रूपांतरों में प्रतिष्ठित खलनायक की भूमिका में लौटे। लेखक हॉपकिंस के अपने प्रतिपक्षी के चित्रण से कथित तौर पर प्रसन्न थे। हालांकि हॉपकिंस ने कहा कि रेड ड्रैगन 2002 में उनका चरित्र के रूप में अंतिम प्रदर्शन होगा और वह श्रृंखला के नवीनतम जोर, हैनिबल राइजिंग 2007 में एक कथात्मक भूमिका भी नहीं निभाएंगे। 36 अगले वर्ष साइलेंस ऑफ द लैम्प्स के लिए ऑस्कर जीतने के बाद
हॉपकिंस को मार्क जोफ की फिल्म स्पॉट्सवूर और विज्ञान कथा फिल्म फ्रीजैक में दिखाया गया और उन्होंने रिचर्ड एटनबरो की जीवनी पर आधारित ड्रामा चैपलिन 1992 में हॉपकिंस ने E.M. फोर्स्टर के उपन्यास हॉवर्ड्स एंड पर आधारित मर्चेंट आइवरी की पीरियड फिल्म में अभिनय किया। हॉपकिंस ने एम्मा थॉम्पसन और हेलेना बोनहम कार्टर के साथ अभिनय किया जहां उन्होंने ठंडे व्यापारी हेनरी विलकॉक्स की भूमिका निभाई। फिल्म को आलोचकों की भारी प्रशंसा मिली। आलोचक लियोनार्ड माल्टिन ने इसे हर स्तर पर असाधारण रूप से अच्छा कहा। 37-38 अगले वर्ष हॉपकिंस ने मर्चेंट आइवरी और एम्मा थॉम्पसन के साथ द रिमेस ऑफ द डे 1993 में फिर से काम किया। यह फिल्म काजुओ इशिगुरो के उपन्यास पर आधारित 1950 के युद्ध के बाद के ब्रिटेन में सेट थी। हॉलीवुड रिपोर्टर के डेविड हंटर ने हॉपकिंस के प्रदर्शन की प्रशंसा करते हुए इसे विशाल और टूर डी फोर्स बताया। 40 बटलर स्टीवंस की भूमिका निभाते हुए हॉपकिंस ने इसे अपनी पसंदीदा फिल्मों में से एक बताया। 41 उन्हें उनके प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया और उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए बाफ्टा पुरस्कार मिला। 42 हॉपकिंस ने 1993 की ब्रिटिश जीवनी पर आधारित फिल्म शैडोलैंड्स में ऑक्सफोर्ड के अकादमिक C.S. लुईस का किरदार निभाया था, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए बाफ्टा पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। 42 उसी वर्ष उन्होंने नाटक द इनोसेंट 1993 में इसाबेला रोसेलिनी के साथ अभिनय किया, जिसे इसी नाम के इयान मैकेवान उपन्यास से रूपांतरित किया गया था। इस अवधि के दौरान हॉपकिंस को 2 फिल्मों में बार्ट द बियर के साथ काम करने का मौका मिला, लीजेंड्स ऑफ द फॉल 1994 और द एज 1997। ट्रेनर लिंडसीज के अनुसार टोनी हॉपकिंस बार्ट के साथ बिल्कुल शानदार थे। उन्होंने एक साथी अभिनेता की तरह उन्हें स्वीकार किया और उनका सम्मान किया। वह बार्ट को देखने और उनकी प्रशंसा करने में घंटों बिता देते थे। उन्होंने बार्ट के साथ अपने कई दृश्य खुद किए। 43 हॉपकिंस 1998 में ब्रिटेन के सबसे अधिक भुगतान पाने वाले कलाकार थे। उन्होंने द मास्क ऑफ जोरो और मीट जो ब्लैक में अभिनय किया और 15 मिलियन पाउंड की फीस पर डॉ. एनिबल लेक्टर के रूप में अपनी भूमिका को फिर से निभाने के लिए भी सहमत हुए। अक्टूबर 2015 में हॉपकिंस रोनाल्ड हार्वुड के द ड्रेसर के BBC 2 प्रोडक्शन में सर के रूप में दिखाई दिए, जिसमें इयान मैककेलेन, एडवर्ड फॉक्स और एमिली वॉटसन भी थे। 62 द ड्रेसर ब्लिच के दौरान एक लंदन थिएटर में सेट है, जहां एक उम्रदराज अभिनेता प्रबंधक सर अपने समर्पित ड्रेसर नॉर्मन की मदद से किंग लियर में अपनी अभिनीत भूमिका के लिए तैयार होते हैं। 62 हॉपकिंस ने सर के रूप में अपनी भूमिका को मेरे जीवन का मुख्य आकर्षण बताया। यह उन अभिनेताओं के साथ काम करने का मौका था जिनसे मैं दूर भाग गया था। किसी अन्य अभिनेता की भूमिका निभाना मजेदार है क्योंकि आप उनकी सोच के बारे में सब कुछ जानते हैं। 7 उन्होंने 2018 में फिर से उस भूमिका के प्रभाव पर बात की। जब मैं उन सभी वर्षों पहले रॉयल नेशनल थिएटर में था तो मुझे पता था कि मेरे अंदर कुछ है, लेकिन मेरे पास अनुशासन नहीं था। मेरे पास वेल्श स्वभाव था और मेरे पास वह फिट होने का तंत्र नहीं था। मैं लड़ता, मैं विद्रोह करता। मैंने सोचा, ठीक है, मैं यहाँ का नहीं हूँ। और उसके बाद लगभग 50 वर्षों तक मुझे यह महसूस हुआ कि मैं कहीं का नहीं हूँ, मैं अकेला हूँ। लेकिन द ड्रेसर में जब इयान मैककेलेन ने जवाब दिया तो यह अद्भुत था। हम इतने अच्छे से घुलमिल गए और मुझे अचानक घर जैसा महसूस हुआ, जैसे कि वह कमी मेरी कल्पना में थी, मेरे घमंड में थी। 33 अक्टूबर 2016 की शुरुआत में हॉपकिंस ने HBO साइंस फिक्शन सीरीज वेस्टवर्ल्ड में रॉबर्ट फोर्ड के रूप में अभिनय किया, जहां उन्हें अपने प्रदर्शन के लिए प्राइम टाइम एमी अवार्ड के लिए नामांकन मिला। हॉपकिंस ने 2018 की टेलीविजन फिल्म किंग लियर में एम्मा थॉम्पसन, फ्लोरेंस पुग और जिम ब्रॉडबेंट के साथ अभिनय करते हुए लियर की भूमिका निभाई, जिसे 28 मई 2018 को BBC 2 पर प्रसारित किया गया था।
हॉपकिंस को उनके प्रदर्शन के लिए स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड के लिए नामांकन मिला। 63 वल्चर ने कहा कि फिल्म क्लासिक शेक्सपियर त्रासदी के दिल को पकड़ती है और हॉपकिंस के प्रदर्शन को विनाशकारी बताया। 64 2019 में हॉपकिंस ने फर्नांडो मीरेल्स की द टू पोप्स में पोप बेनेडिक्ट 16 के विपरीत जोनाथन प्राइसे को पोप फ्रांसिस के रूप में चित्रित किया। उन्होंने कहा, महान खजाना निर्देशक मीरेल्स के अलावा प्राइसे के साथ काम करना था। हम दोनों वेल्स से हैं। वह उत्तर से है और मैं दक्षिण से हूँ। 65 फिल्म वेटिकन लीक कांड के बाद वेटिकन सिटी में सेट की गई है और पोप बेनेडिक्ट 16वें का अनुसरण करती है, क्योंकि वह कार्डिनल जॉर्ज मारियो बर्गोग्लियो को एक आर्कबिशप के रूप में इस्तीफा देने के अपने फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए मनाने का प्रयास करता है, क्योंकि वह पोप का पद छोड़ने के अपने इरादों को स्वीकार करता है। 66 अगस्त 2019 प्राइस और हॉपकिंस के अभिनय के साथ साथ मैककार्टन की पटकथा को आलोचकों से उच्च प्रशंसा मिली और तीनों पुरुषों को अकादमी पुरस्कार, गोल्डन ग्लोब और ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार में उनके काम के लिए नामांकन मिला। 65 2020 का दशक 2020 में हॉपकिंस ने द फादर में अल्जाइमर रोग से जूझ रहे एक व्यक्ति की भूमिका निभाई। फिल्म का प्रीमियर सनडांस फिल्म फेस्टिवल में हुआ, जहां इसे आलोचकों की प्रशंसा मिली। कई आलोचकों ने हॉपकिंस के प्रदर्शन की प्रशंसा की और उन्हें एक स्टैंड आउट और ऑस्कर का अग्रणी कहा। 67 फिल्म में ओलिविया कोलमैन भी उनकी बेटी के रूप में है। यह फ्लोरियन जेलर के टोनी पुरस्कार के लिए नामांकित नाटक ले पेरे पर आधारित है, जिन्होंने फिल्म का निर्देशन भी किया है। द फादर 18 दिसंबर 2020 को सोनी पिक्चर्स क्लासिक्स द्वारा रिलीज किया गया था। 68 टेलुराइड फिल्म फेस्टिवल में एक प्रश्नोत्तर में हॉपकिंस ने कोलमैन और जेलर दोनों की प्रशंसा करते हुए काम के अनुभव की तुलना करते हुए कहा कि यह मेरे जीवन का मुख्य आकर्षण हो सकता है। हॉपकिंस 69 हॉपकिंस ने द फादर में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का बाफ्टा पुरस्कार जीता, जो उनका चौथा बाफ्टा और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का तीसरा पुरस्कार था। 70 उन्होंने अपनी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का दूसरा अकादमी पुरस्कार भी जीता, अभिनय का ऑस्कर जीतने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति बन गए। 71 हॉपकिंस ऑस्कर समारोह में शामिल नहीं हुए, लेकिन अगले दिन वेल्स से सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में उन्होंने पुरस्कार स्वीकार करते हुए कहा, मैं यहाँ वेल्स में अपनी मातृभूमि में हूँ और 83 वर्ष की आयु में मुझे यह पुरस्कार मिलने की उम्मीद नहीं थी। मुझे वास्तव में उम्मीद नहीं थी और मैं अकादमी का बहुत आभारी हूँ और आपका धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने साथ ही नामांकित चैडविक बोसमैन को भी श्रद्धांजलि दी, जिनकी पिछले वर्ष मृत्यु हो गई थी। 73 2022 में उन्होंने जेम्स ग्रे की अर्धात्मकथात्मक आने वाली उम्र के नाटक आर्मगेडन टाइम 2023 में अभिनय किया। एल पेस के साथ एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि उनका प्रदर्शन उनके दादा से प्रेरित था, जिन्होंने उन्हें अभिनेता बनने के लिए प्रोत्साहित किया था। 74 हॉपकिंस ने जेरेमी स्ट्रॉन्ग और एनी हैथवे के साथ अभिनय किया। हॉपकिंस को एक दयालु बुजुर्ग दादा के रूप में उनकी भूमिका के लिए सकारात्मक समीक्षा मिली। द न्यूयॉर्क टाइम्स के एओ स्कॉट ने लिखा, हॉपकिंस ने ट्विंकल के नीचे छिपी आवश्यक धैर्य को खोज लिया है। 75 उसी वर्ष उन्होंने फ्लोरियन जेलर के साथ फिर से काम किया, ह्यूग जैकमैन के साथ द सन 2022 में अभिनय किया। 76 हॉपकिंस जैक स्नाइडर द्वारा निर्देशित नेटफ्लिक्स साइंस फिक्शन फिल्म रिबेल मून में भी दिखाई दिए। 78 दोस्तों, इसके फर्स्ट पार्ट के बारे में बात की जाए तो ये एक थ्रिलर क्राइम फ्रेंचाइजी है, जो कि हमें तकरीबन देखने को मिला था 2008 में 29 फरवरी को, और 20 मिलियन के बजट में इसे बनाया गया था और 60 से प्लस इसका एक तरह से बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आया था। इस वजह से ये हिट रही थी और बाकी इसकी परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया थी। ये एक क्राइम थ्रिलर मूवी है और 1 घंटा 51 मिनट थी। और अपकमिंग मूवी के बारे में मैं आपको अपडेट बता ही चुका हूँ। तो